एक बार एक गांव में कृष्णा नामक व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए कृष्णा बहुत मशहूर था। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाला सुंदर ने कृष्णा को बुलाया और 1 किलो घी के लिए मांगा। कृष्णा गया उसके पास। कृष्णा भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। कृष्णा घी को तोलने लगा। जब सुंदर ने देखा कि घी कितना शुद्ध था, तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सुंदर ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको कृष्णा, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना। पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। ओ बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब। ये लो आपके 2 किलो घी। सुंदर ने खुशी से घी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कृष्णा चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी, क्योंकि वो घी था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर कृष्णा अपने भाई कुशल के पास दूध खरीदने गया, ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज कुशल देखता था कि उसका भाई बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओ, अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। कृष्णा के निकलने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेके आई। देखा कमला, कृष्णा की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध के लिए वापस आया था। आप सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों ना इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दो। इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया, तो उसने दूध में पानी डालकर कृष्णा के लिए बाजू में रखा। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। अब कृष्णा इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब कृष्णा दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था, तो उसने दही जमाया। जब दही जमा, तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा। शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं कुशल को ये बात बोलता हूँ। जब कृष्णा कुशल के घर गया, तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसकी घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वह क्या करे और बिना कुछ कहे कृष्णा वहाँ से निराश होकर चला गया। अब कृष्णा ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदे और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से कृष्णा अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहाँ पे वो शुद्ध देसी घी बेचने लगा।
उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, हाय कृष्णा, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाइयों के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मैंने ही लाए हैं अब खुद दूध निकालने। अब से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए, अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया, हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान कुशल, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब कुशल दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने कृष्णा से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु कृष्णा ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक 2 मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करे तो क्या करे, मुर्गे के कुकड़कू से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वह अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा।
उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया। एक बार गोपी नामक एक किसान रहता था। गोपी बहुत मेहनती था। सब लोग उसको पसंद करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। गोपी के घर के बाजू में रहता था किशोर। किशोर चाहता था कि गोपी से ज्यादा अच्छा नाम उसका हो जाए और इसके लिए उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसको ऐसा मौका कभी नहीं मिला। एक दिन किशोर दूध बेचने के बाद अपने घर वापस आया। बाहर सीढ़ियों पर बैठा था जब उसने पेड़ पर एक आम को लटकते हुए देखा। उसने आम को तोड़ा और अपने रुमाल में बंद कर दिया। आम को पकड़ के वह गोपी का इंतजार कर रहा था। जब गोपी वापस आया तब किशोर उसके पास गया और बोला, ओ गोपी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है किशोर? मैंने इस रुमाल में एक फल को लपेटा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम खुद अपने हाथों से मेरे घर से जो मर्जी ले जा सकते हो। अगर तुमने गलत बोला तो मैं अपनी मर्जी से अपने हाथों से कोई भी चीज तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें अमरूद है। गलत जवाब, इसमें आम है। अरे अच्छा, अब क्या? चलो तुम्हारे घर चले, मैं अपने हाथों से जितना हो सके ले जाऊंगा। दोनों चलते हुए गोपी के घर की ओर गए। घर में प्रवेश करने से पहले किशोर को दरवाजे के पास एक सीढ़ी दिखाई दी। तुरंत उसको उठा के बाजू में डाल दिया और घर के अंदर चला गया, परंतु गोपी वहीं पे खड़ा रहा। गोपी, वहीं क्यों रुक गए? तुमने तो सीढ़ी उठा ली थी ना, फिर उसको बाजू में रख के अंदर क्यों चले गए? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अपने दोनों हाथों से तुमने सीढ़ी को उठा लिया था ना, तो अब इस सीढ़ी को उठाओ और जाओ। ऐसा कहकर गोपी अपने घर के अंदर चला गया। किशोर ने गोपी को रोक कर कहा, ये धोखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अब तुम बोलो, मेरे हाथ में क्या है? अगर सही जवाब दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अपने दूध में आधा पानी मिलाते हो, पर अगर तुम गलत हुए तो मैं पूरे गांव में इस बात को फैला दूंगा। हाय, अपनी बुद्धिमानी से तुमने मुझे फंसा लिया। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे मुट्ठी में अंगूठी है। गोपी
ने अपनी मुट्ठी खोली और दिखाया कि कुछ भी नहीं है अंदर। हाहा, मेरी मुट्ठी खाली है, तुम हार गए। क्या तुम अब सबको मेरे बारे में बता दोगे? मैं अब से इतना पानी दूध में नहीं मिलाऊंगा, जितना जरूरी उतना ही। गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दो। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आत्म अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। बंदर मामा। एक दिन बंदर मामा गहरी नींद में सोया था जब एक मीठी सुगंध ने उसे जगाया। अपनी टोपी और जूते पहनकर बाहर निकल पड़ा खुशबू सूंघते सूंघते। बंदर मामा ने देखा कि ये सुगंध एक मिठाई की दुकान से आ रही थी। अंदर गया तो उसने कई प्रकार के मिठाइयों को देखा। एक लड्डू को देखकर बंदर के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही बंदर लड्डू को उठाने गया, दुकान की मालकिन भालू ने बंदर का हाथ पकड़ के रोक दिया। बंदर भालू की ओर देखकर डर गया, तुरंत पीछे मुड़कर रोते रोते घर वापस भाग गया। टोपी और जूते को निकाल फेंक के निराश बैठा रहा कि मिठाई खाने को नहीं मिली। भालू काफी आलसी थी। जब उसने देखा कि बंदर उसकी मिठाइयों की सुगंध को सूंघ कर आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। भालू अपने दुकान में मिठाई संवारने के लिए बहुत आलसी थी, तो उसने सोचा कि वह सारे जानवरों को मिठाई की सुगंध से आकर्षित करके उन सब से सारा काम करवाएगी। अगले दिन भालू जानबूझ के मिठाई हाथ में लिए सड़क पर चलने लगी। मिठाइयों की सुगंध से सब जानवरों को आकर्षित करे, यही थी उसकी योजना। खुशबू फिर से बंदर मामा तक पहुंच गई। इस बार बंदर मामा से रहा नहीं गया और उनका जी ललचाया। वह किसी भी हालत में मिठाई खाना चाहता था। बंदर मामा चुपके से दुकान के बाजू वाले पेड़ पर लटकने लगा। जब भालू देख नहीं रही थी, तब बंदर मामा ने लड्डू उठाया और झट से मुंह में डाला। परंतु लड्डू गरम गरम था और बंदर मामा का मुंह ही जल गया। बंदर मामा को बहुत गुस्सा था। जल्दी घर भागा और पानी पी लिया। फिर से अपनी टोपी और जूते निकाल फेंक के रोने लगा। एक छोटा चूहा खिड़की से अंदर आकर बंदर मामा से पूछा कि हुआ क्या। बंदर ने सारी घटना चूहे को सुनाई। चूहे ने बोला कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमें भी वो मिठाई चखनी है। मेरे पास एक योजना है, लेकिन कुछ दोस्तों की मदद की आवश्यकता होगी। चूहा जल्दी से गया और कुछ दोस्तों को लेकर बंदर मामा के घर वापस आया। चूहे की योजना के अनुसार सारे जानवर दुकान के खुलने से पहले ही वहां पहुंच गए। दुकान के पीछे के रास्ते से एक सुराख बनाया और अंदर घुस गए। एक बंदर सारे मिठाइयों को देखकर ललचा गया। जोश में आकर कूदने लगा और नाचते नाचते केक के मिश्रण में गिर पड़ा। एक और बंदर एक बड़े से बाल्टी में झांका, ये सोचकर कि अंदर मिठाई होंगे, और फिसल के उसी के अंदर गिर गया। तीसरे बंदर ने एक बड़ी गोल सी थाली पर लड्डू देखा। थाली की ओर दौड़ा और लड्डू खाने की कोशिश की, परंतु थाली गोल गोल घूमने लगी। बंदर लड्डू के पीछे भागता रहा और थाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान भालू दुकान पर आ पहुंची। एक बंदर केक के मिश्रण में फंसा था।
दूसरा बड़ी बाल्टी में और तीसरा बस लड्डू के पीछे गोल गोल घूम रहा था। ये सब देखकर भालू आश्चर्यचकित रह गई और सोची कि ये बंदर यहाँ चोरी करने आए हैं। जल्दी से एक छड़ी उठाई और बंदरों को मारने ही वाली थी, जब एक बंदर ने बोला, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं, हम केवल आपकी मिठाई को चखना चाहते थे। इनकी सुगंध इतनी मजेदार है, बस हमसे रहा नहीं गया। भालू ये सुनकर जोर से हंसने लगी। मेरे दुकान में चोरी छुपे घुसना गलत बात है। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे मिठाई बनाने में मदद चाहिए। अगर तुम लोग हर रोज मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मिठाई खाने के लिए दूंगी। ये सुनकर बंदर मामा और उसके दोस्त खुश हो गए। उस दिन से सब जानवर मिठाई की दुकान पर काम करने लगे। भालू ने अच्छे से बंदरों का फायदा उठाया, बंदरों से मिठाई बनवाई और सजा सवार के रखवाया भी। मिठाई बेचने का काम भी बंदरों को ही दे दिया और भालू सिर्फ बैठ के मजे ले रही थी। भालू का पति ये सब देख रहा था। तुम तो रोज इतना काम करती हो, परंतु आज आराम से बैठकर मिठाई खा रही हो। दुकान भी बंदरों से भरा पड़ा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बंदरों ने मेरा काम आसान कर दिया है। वे खुशी खुशी सारा काम कर रहे हैं और बदले में मुझे ज्यादा कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं। बस दिन में एक एक मिठाई देके काम चला रही हूँ। बंदर मामा कोने में इन दोनों की बातें सुन रहा था और ये सब जानकर उसे बुरा लगा। बंदर को एहसास हुआ कि भालू उसका और उसके दोस्तों का इस्तेमाल कर रही थी। बंदर मामा आगे आया और बोला, भालू जी, हमें आपकी मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, परंतु आप हमारी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती। ऐसे स्वार्थी बनके किसी को इस्तेमाल करना गलत बात है। आपको दिखता नहीं हम सब यहाँ कितना मेहनत कर रहे हैं। अंत में भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुधार लाना चाहा। उस दिन से भालू और उसका पति दोनों दुकान पर जाकर बंदरों का हाथ बटाने लगे और सही पगार भी देने लगे। बंदर मामा खुश था कि भालू ने उसकी बात मानी और अपने व्यवहार को बदल डाला।